एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट क्राफ्ट प्रोग्राम हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और इस पर दिन प्रतिदिन जो डेवलपमेंट है वह लगातार किया जा रहा है। इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से पहली बार एक फॉर्मली जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है वो इशू किया गया है, जहां पर डिटेल डिजाइन और इंजीनियरिंग वर्क जो फ्रंट फ्यूज आज में होना है इसको लेकर चर्चा करी गई है। और यह एडवांस मीडियम कॉम्बैटिक प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह स्टेप इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैटिक क्राफ्ट में हम कॉन्सेप्ट स्टेज से आगे बढ़ के जो स्ट्रक्चरल या प्रोटोटाइप रियलाइजेशन फेस है उस पर एंटर कर रहे हैं। यहां पर जो टेंडर डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं एडीए की तरफ से, यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल डिजाइन सिस्टम इंटीग्रेशन और इसके अलावा जो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स हैं उनके डिजाइन और वैलिडेशन की बात करी गई है, ताकि यहां पर जो कार्य है वो रफ्तार से पूरा हो सके। और इसके लिए वह ऐसे एलिजिबल पार्टनर्स की तलाश में है जो आडा की इस काम में मदद करने में सक्षम हो। और इसीलिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यह चाहती है कि इस प्रोग्राम के लिए जल्दी से जल्दी जो यहां पर कार्य है वह शुरू हो, ताकि एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वास्तविकता का रूप दिया जा सके। देखिए, अगर हम फ्रंट फ्यूचर की बात करते हैं तो यह सेक्शन जो है यह किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे कॉम्प्लेक्स सेक्शन माना जाता है। और खासकर जब हम मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर की बात करते हैं तो ये चैलेंजेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो कॉकपिट है, यहाँ पर हमें एएनएक्स हो गया, सेंसर हो गया, या पूरा पूरा कॉकपिट ही कह सकते हैं, इन सब चीजों को अकोमोडेट करना पड़ता है। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होता है कि इसकी जो स्टाइल्स प्रोफाइल है वह किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज ना हो। और इसीलिए एक डेडिकेटेड जो SOW है यह इशू किया गया है। और आडा इस समय ऐसे पार्टनर्स की तलाश में है, इंडस्ट्री पार्टनर्स की तलाश में है जो इस काम को बखूबी पूरा कर सकते हैं और आडा की मदद कर सकते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरीके से प्रयासरत है कि जो एडवांस मीडियम कॉमक्राफ्ट है इसका प्रोटोटाइप 2028 के अंत तक या 29 के शुरुआत में अपनी पहली उड़ान को पूरा कर ले, ताकि 2030 के दशक में जल्दी से जल्दी इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि इसके लिए जो टेंडर है वो इशू किया गया था और 5 से ज्यादा कंपनियों ने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया था। अब देखना यह है कि यह कार्य कितने चरणों में पूरा होता है और कब तक इसमें हमें जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है वो देखने को मिलता है। क्योंकि एक तरफ हमारे जो एडवर्सरीज है कि चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये एक दूसरे की मदद से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और डिफेंस एनालिस्ट यही मानते हैं कि अब हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमें डिसीजन सख्त लेने होंगे और यह ध्यान देना होगा कि जो टाइम हम यहां पर अस्यूम कर रहे हैं उसी टाइम पर हमारे प्रोग्राम वास्तविकता को प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि 2030 की टाइमलाइन रखी गई है और प्रोटोटाइप 2035 में निकल के आ रहा है। खैर, एमका के निर्माण की बात करें तो इसके लिए ऑनरेडी SPV मॉडल का गठन किया जाएगा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के एक नई और डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन में एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू करेंगे, ताकि कम से कम समय में इनके प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा किया जाए और इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है यह पूरी की जाए। आपको बता दें कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2 अलग अलग फेसेस में देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेज होगा MCASA का मार्क 1 का, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F4 से पावर्ड है। और सेकंड फेज जो होने वाला है वो एक इंडिजिनस 120 से लेकर 140 न्यूटन का इंजन होगा, जिससे वो पावर्ड होगा। और ये दोनों एयरक्राफ्ट बड़ी संख्या में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पहले वो इंडियन एयरफोर्स जो 42 स्क्वाड्रन के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही थी, अब रिपोर्ट्स इंगित करती है कि यह टारगेट 50 से 60 स्क्वाड्रन का होगा। तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी उसी स्केल में होंगी जहां पर भारतीय वायुसेना प्लान कर रही है। तो चलिए, कम से कम देर से ही सही, पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। अब देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि इस पे हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं और किस प्रकार से यह प्रोग्राम आगे बढ़ता है। क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो असली चैलेंजेस का सामना तो अब होना है।
जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि K4 सबमरीन एल्च बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के बाद भारत अब अपने के 5 सबमरीन एल्च बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट को फास्ट करेगा। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं और अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीजें सामने आनी शुरू भी हो गई हैं कि कैसे अपने K5 सबमरीन एल्च बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के भारत जो है यह काफी गंभीर नजर आ रहा है। K5 सबमरीन एल्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो आने वाले निकट वर्षों में इसके हमें मल्टीपल ट्रायल्स देखने को मिलने वाले हैं। K5 सबमरीन एल्च बैलिस्टिक मिसाइल एक नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है जिसे मुख्यतः सेकंड लाइन ऑफेंसिव एसेट के तौर पर यूज किया जाएगा और फर्स्ट लाइन जो स्ट्राइक टूल है इनके लिए दूसरी जो मिसाइल्स हैं वह यूज की जाएंगी। मीडिया सोर्सेस की बात माने तो यह एक बहुत ही फॉर्मिडेबल मिसाइल होने वाली है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली है और यह 100 की अपने साथ बड़े पैमाने पर जो पेलोड है वो कैरी करने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह है कि एक बार जिस टारगेट पे इस मिसाइल को एल्च कर दिया गया उसको नेस्तनाबूद होने से कोई नहीं बचा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि यह बेसिकली एक लैंड बेस जो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती है या इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनके बीच की श्रेणी में आती है और भारतीय नौसेना जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल काफी आराम से भी कर पाएगी अपने प्रेडिसेशन की तुलना में। असनिया में जो कि 5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है यह काफी अलग है क्योंकि यह भारत की पहली ऐसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको MIRV कैपेबल बनाया गया है, यानी यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब यह टेक्नोलॉजी होती क्या है? देखिए, इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ही मिसाइल में मल्टीपल वॉरेट्स को रखा जाता है जो कि एक ही टाइम पर अलग अलग टारगेट्स को हिट करने में सक्षम होते हैं। यानी इन मिसाइल्स को अगर आपने टर्मिनल फेस में एंटर करने से पहले इंटरसेप्ट कर लिया तो कर लिया, वरना फिर जो MIRV कैपेबल ICBMs होती हैं इनको फिर इंटरसेप्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है और यही चीज इसको बहुत ज्यादा घातक बनाती है क्योंकि एक बार जब ये लॉन्च हो गई तो इसका जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है उससे एनिमी को बचाने में फिर कोई नहीं मदद कर सकता और इसीलिए इसको सिटी किलर की भूमिका में भी इस्तेमाल किया जाता है या इन जैसे मिसाइल्स को सिटी किलर की भी जो उपमा है वह दी जाती है। अब पेलोड का ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह मिसाइल अपने साथ तकरीबन 2 टन का जो पेलोड है वह कैरी करने में सक्षम होगी और अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब यह 2 टन का पेलोड कैरी करने में सक्षम हो सकती है तो इसकी तबाही किस लेवल पर होगी। और आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना की जो मौजूदा SSBN है इन सबको जो कह सकते हैं कि 5 सबमरीन नॉन बैलिस्टिक मिसाइल है इनसे इक्विप किया जाएगा, यानी भारतीय नौसेना के पास भी अब दूसरे कॉन्टिनेंट में स्ट्राइक करने की जो कैपेबिलिटी है वह हो जाएगी। अब के 5 की जहां तक बात रही तो रिसेंट टेस्ट में इसको जो टेस्ट किया गया है उसमें माना गया है कि यह 5000 किलोमीटर तक रेंज रख सकती है, लेकिन कुछ मीडिया एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि स्टेज 2 मोटर कॉन्फ़िगरेशन में यह बेसिकली 8000 किलोमीटर या उससे दूरी तक मारक क्षमता रखने में सक्षम होगी, जो कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ K5 या K4 पे ही काम कर रहा है तो आप थोड़े गलत हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए K6 सबमरीन एल्च बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार की जा रही है, जिसको लेकर यह माना जाता है कि यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा की मारक क्षमता रखेगी। यानी भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटी है उसमें बूस्ट करने की एक बड़ी तैयारी जारी है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आने वाले भविष्य में हमें 10,000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल्स देखने को मिल है, हालांकि अभी इनके सिलसिले वॉर टेस्टिंग शुरू होगी और उसके बाद इन्हें पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और यहीं से हमें भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का एक क्लियर जो व्यू है वो देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए